हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी स्टडी करेंगे। इस एसएसटी स्टडी में आज जो हम लोग का चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आज हम लोग का टाइटल है कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। यानी कि आज जो हमारे देश में तटीय प्रदेश है और महाद्वीप और द्वीप, कुछ द्वीप भी हैं, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से जो स्टडी करना है उन पॉइंट्स को हम कुछ देखते हैं। सबसे पहला हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय प्रदेश जो है उसके बारे में। नेक्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि पश्चिमी तटीय प्रदेशों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है महाद्वीप, ठीक है, यानी कि जो समुद्र में बीचों बीच बसा हुआ क्षेत्र होता है, जमीनी एरिया होता है, समतलीय मैदान होता है, उसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं। तो इन तीन टॉपिक को हम लोग मुख्य रूप से स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखते हैं ताकि चैप्टर को हम लोग सुगमता पूर्वक समझ सके। तो आइए कुछ कीवर्ड्स से देखिए। सबसे पहले कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, यानी कि किनारे, समुद्र के किनारे पास का जो एरिया होता है उसे हम लोग कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन का मतलब समतल होता है। आइसलैंड, आइसलैंड मीन्स द्वीप। रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र। पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो और एक साइड जो वो लैंडलॉक्ड हो, उसे हम लोग पेनिनसुला रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो कुछ इसी तरह का पेनिनसुला रीजन है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। कल्चर मीन्स संस्कृति। तो ये हमारा कीवर्ड्स था। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। देखिए, हम लोग का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कोस्टल प्लेन का वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, यानी कि पूर्वी तटीय प्रदेश, समतलीय मैदान जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका फैलाव कैसा है, हम लोग इसका जियोग्राफिकल स्टेटस देखें तो तमिलनाडु ऑन द साउथ टू वेस्ट बंगाल ऑन द नॉर्थ, यानी कि तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है। इसके साउथ में तमिलनाडु और नॉर्थ में वेस्ट बंगाल तक इसका फैला हुआ है। टोटल जो इसका विड्थ अगर हम देखें तो वो 120 किलोमीटर होता है, यानी इसका जो विड्थ एक्सपेंशन है वो 120 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, इस एरिया की यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो कुछ नदियां हैं वो इम्पोर्टेंट नदियों को भी हम लोग देखेंगे। महानदी, महानदी ये नदी का ही नाम है, आप लोग इसे ऐसा नहीं समझेंगे कि ये ग्रेट रिवर है, ये नदी ही है। उसके बाद नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सब ऐसी मुख्य नदियां हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती है, जिसके कारण कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो एरिया है वो काफी फर्टाइल होता है, काफी उपजाऊ होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिस रीजन रिसीव्स मॉनसून नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न। इस एरिया का यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये दोनों ही तरह के मॉनसून को रिसीव करता है, दोनों ही मॉनसूनी हवाओं को यह अपने यहाँ रिसीव करता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। यानी कि एक मॉनसून होता है नॉर्थ ईस्टर्न और दूसरा साउथ वेस्टर्न, तो ये दोनों ही मॉनसून को रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 डिविजन्स। इसको 3 डिवीजन में हम लोग डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन जो है ये आपको उड़ीसा के आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग उत्कल प्लेन कहते हैं, जो चिल्का झील भी फैला हुआ है, चिल्का झील भी वहाँ लगा हुआ है, इस एरिया को हम लोग उत्कल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड आंध्रा प्लेन्स। आंध्रा प्लेन्स में क्या है, यह उत्कल झील से लेकर के और पालीकट झील तक फैला हुआ है। यह एक बहुत बड़ा एरिया है, विशाल एरिया है, यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड तमिलनाडु प्लेन्स। तमिलनाडु प्लेन जो है वो आपको पालीकट लेक से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इस तरह से इसे उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन एंड तमिल प्लेन, ये 3 भाग में बांटा हुआ है। आप इसको इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इस पे बसा हुआ मुख्य जो राज्य है, जो प्रांत है वो क्या है, उड़ीसा है। तो हम लोग थोड़ा सा उड़ीसा का ब्रीफ नॉलेज रिव्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले उड़ीसा का ज्योग्राफी अगर हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से उड़ीसा बसा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ में बिहार है, नॉर्थ ईस्ट में
वेस्ट बंगाल, साउथ में आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट में मध्य प्रदेश पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर उड़ीसा का एक सराउंडेड एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो उड़ीसा का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो वहाँ का नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि मिनरल्स है। तो वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है या फिर मिनरल्स है उसमें मुख्य रूप से कोल मीन्स कोयला, आयरन, उसके बाद बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का ओर्स होता है, तो ये बॉक्साइट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि उत्तर प्लेन के किनारे होने के कारण चिल्का झील का एक बड़ा डेल्टा बनता है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है। इसके कारण यहाँ पे खेती भी काफ़ी समृद्ध तरीके से होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ का कल्चर को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे जो रिलीजियस थॉट है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। काफ़ी ऐतिहासिक शहर रहा है, हिंदू धर्म की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो यहाँ पे काफ़ी समृद्ध रही है। इस लिहाज से वर्तमान में भी हिंदू धर्म काफ़ी अच्छा से यहाँ पे फैल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो राजकीय भाषा के रूप में उड़िया का इस्तेमाल किया जाता है। उड़िया के साथ हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे संख्या में बोली जाती है। तो इस तरह से ये इसका लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल, वहाँ का जो राजकीय फेस्टिवल है, वहाँ का जो राज्य स्तरीय फेस्टिवल है उसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी फेस्टिवल है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो सारे कहीं ना कहीं सभी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक पर्व भी है जो वहाँ पे मुख्य रूप से मनाया जाता है, जैसे होली, गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा का मुख्य त्योहार है। इसके बाद देखिए उड़ीसा के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कोणार्क सन टेम्पल यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, चिल्का झील, ये सब उड़ीसा का सुप्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखिए ये जो था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन था, अब आइसलैंड भी है जिसका हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। देखिए आइसलैंड में आपको पुडुचेरी को पढ़ना है। पुडुचेरी इज ए यूनियन टेरिटरी इन इंडिया सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। देखिए पुडुचेरी जो है वो कोरोमंडल तट पे बसा हुआ है, ठीक है। इट वाज रीनेम्ड एज पुडुचेरी सितंबर 1986। 1986 में इसे दोबारा रीनेम किया गया, यानी कि पार्लियामेंट में इसके नाम पे अमेंडमेंट किया गया, नाम में बदलाव किया गया। It was formerly a French colony and even today there are many French people living in these territories. देखिए इस यह जो था पूर्व में यह एक फ्रेंच कॉलोनी था, यानी कि फ्रांसीसी सरकार का यह एक उपनिवेश था और यहाँ पे फ्रांस का शासन हुआ करता था। प्रेजेंटली भी वहाँ की फ्रेंच एक आधिकारिक भाषा के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और वर्तमान में वहाँ पे अच्छे खासे फ्रेंसिस लोग भी रहते हैं। उसके बाद देखिए कैपिटल सिटी ऑफ पुडुचेरी, पीपुल स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। देखिए वहाँ की जो आधिकारिक भाषा क्योंकि वो फ्रांस का उपनिवेश रहा, इसलिए वहाँ पे फ्रेंच अच्छी संख्या में बोली जाती है। साथ में इंग्लिश, तमिल और तेलुगु, मलयालम भी वहाँ पे बड़े पैमाने पर बोला जाता है। ऑरबिंदो आश्रम, ऑरबिली सिटी, फ्रेंच वार मेमोरियल एंड बीचेस आर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन पुडुचेरी। ऑरबिंदो आश्रम और ऑरबिलो सिटी जो है या फिर फ्रेंच वार म्यूजियम, ये सब क्या है, यहाँ का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट देखिए हम लोग को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का स्टडी करना है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है, इसका सबसे पहले हम लोग प्रसार देखते हैं कहाँ तक इसका फैलाव है। तो गुजरात ऑन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में गुजरात आता है और वहाँ से लेकर और ये केरल ऑन द साउथ, यानी कि साउथ में केरल तक इसका प्रसार है। नेक्स्ट देखिए वेट अगर इसका हम देखें तो ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। उसके लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी, और ये जो पूरा का पूरा अवस्थित है वो कहाँ है, वेस्टर्न घाट से लेकर और अरबियन सी के बीच यह स्थित है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का पड़ता है। उसके बाद देखिए अगर इसका हम डिवीजन देखें ये पूरे वेस्टर्न घाट का, तो इसे भी 3 भाग में अलग अलग किया गया है। फर्स्ट है कोंकण, यानी कि नॉर्थ, इसका जो नॉर्थ एरिया है वो कोंकण तक पड़ता है। नेक्स्ट है मालाबार तक जो साउथ का हिस्सा है। उसके बाद है गल्फ ऑफ खंबात या फिर कच्छ, ये नॉर्थ मोस्ट साइड पड़ता है, यानी कि गल्फ की खाड़ी जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइड को हम लोग कहते हैं। उसके बाद इस एरिया में जो बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं उनकी अगर चर्चा की जाए तो वो नर्मदा, ताप्ती,
मंडोवी एंड जुआरी। ये ऐसी नदियां हैं मुख्य जो वेस्टर्न घाट को सुशोभित करती है और वेस्टर्न घाट की जो मैदान है उसे सिंचित करती है। देखिए गुजरात को हम लोग पढ़ते हैं, गुजरात जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक मुख्य प्रांत है, ठीक है। यहाँ का जो ऑक्यूपेशन अगर हम देखते हैं तो ऑक्यूपेशन में यहाँ गुजरात एक इंडस्ट्रीज स्टेट के रूप में जाना जाता है, यानी कि औद्योगिक राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत मेजर इंडस्ट्री से लेकर के और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री तक काफ़ी बड़ी संख्या है। उसके बाद फिशिंग, यहाँ पे मत्स्य पालन भी अच्छा होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, प्रदेश है, यहाँ पे मछली का भी एक अच्छा खासा व्यवसाय होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ का कल्चर, तो यहाँ पे हिंदुइज्म ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो यहाँ की आधिकारिक भाषा गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश है। मुख्य रूप से गुजराती बोली जाती है यहाँ पे, आमजन की भाषा है। उसके बाद ड्रेस देखिए, चनिया चोली ये महिलाओं का ड्रेस है। उसके बाद केडिया ये पुरुषों का ड्रेस है। इसके साथ साथ आधुनिक ड्रेस भी यूथ पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि कुर्ती है या फिर महिलाएं साड़ी पहनती हैं आधुनिक रूप से। तो ये सब भी कुछ बाहरी संस्कृति का संक्रमण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देखिए फेस्टिवल, मकर संक्रांति, होली एंड दिवाली, ये सब गुजरात का स्थानीय त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है जो मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है, जैसे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, यह गुजरात का एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसके साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर है। साथ ही गुजरात में कई सारे आधुनिक शहर हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सब सौराष्ट्र, ये सब काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट देखिए गोवा। गोवा इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया इन कोंकण रीजन। गोवा जो है वो कोंकण रीजन में साउथ वेस्ट एरिया में अवस्थित है। एरिया वाइज इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य में से एक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय महाराष्ट्र ऑन द नॉर्थ, कर्नाटका ऑन द साउथ एंड ईस्ट। देखिए अगर जहाँ तक इसकी बाउंड्री की बात है तो नॉर्थ में महाराष्ट्र के साथ लगता है, उसके बाद साउथ और ईस्ट में कर्नाटका के साथ लगता है, एंड अरबियन सी ऑन द वेस्ट, और वेस्ट साइड में अरबियन सी पड़ता है। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा का जो कैपिटल सिटी है वो पणजी है। द लार्जेस्ट सिटी इन स्टेट ऑफ गोवा इज वास्को डी गामा। गोवा का जो सबसे बड़ा शहर है वो वास्को डी गामा है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोंकणी व्हिच इज देवनागरी स्क्रिप्ट। गोवा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोंकणी, ठीक है, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी में है, यानी कि वो लिखा जाता है बस जैसे हिंदी लिखते हैं इसी तरीके से। द मारुंगा हार्बर इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल हार्बर इन साउथ एशिया ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर जुआरी। यह रिवर जुआरी जो है ये साउथ एशिया के पास एक सबसे बड़ा मुहाना है। द लैंड अवे फ्रॉम द कोस्ट इज रिच इन मिनरल एंड माइनिंग एंड फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन दिस स्टेट। Rice is the main agriculture crop followed by cashew, areca, nuts and coconuts। इसके साथ साथ यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। खेती में मुख्य रूप से चावल, काजू के साथ साथ नारियल भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। गोवा इज फेमस फॉर इट्स मेनी ब्यूटीफुल बीचेस। साथ ही साथ गोवा जो है बहुत खूबसूरत बीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। फोर्ट्स एंड टेम्पल, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे किला भी हैं। People of all over India and foreigners came to Goa to spend the holidays। और इसलिए पूरे देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग गोवा में अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिए केरल। केरल का सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं कुछ। केरला प्रोनाउंस एज केरलम बाय लोकल पीपुल। केरल का जो प्रोनाउंसिएशन है लोकल लोग, स्थानीय लोग उसे केरलम कहते हैं, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय कर्नाटका ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यह जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटका के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तमिलनाडु ऑन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट में तमिलनाडु के साथ इसका बॉर्डर लगता है। एंड द अरबियन सी ऑन द वेस्ट, और वेस्ट में अरबियन सी पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ कोकोनट्स। साथ ही साथ इसे नारियल की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है, नारियल का उत्पाद बहुत अच्छा होता है। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला। इसके साथ ही केरला का जो कैपिटल सिटी है, जैसे सभी स्टेट का होता है वैसे ही केरला का तिरुवनंतपुरम। यहाँ का ऑक्यूपेशन की अगर बात करें,
केरलाज ऑक्यूपेशन इंक्लूड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। देखिए केरल का जो पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन है वो मुख्य रूप से वहाँ के पर्यटन पे निर्भर करता है, वहाँ फिशिंग पे निर्भर करता है, साथ ही साथ नारियल एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ दिस स्टेट, साथ ही साथ इस स्टेट का जो स्टेपल फूड है वो क्या राइस है। अराउंड 600 वेराइटीज ऑफ राइस आर ग्रोन इन केरला। देखिए केरला में इतना डाइवर्सिटी है चावल का, लगभग 600 से अधिक प्रजाति का चावल वहाँ पे उगाया जाता है। इंडस्ट्रीज लाइक कोयर, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स आर आल्सो फाउंड इन दिस स्टेट। साथ ही साथ इस स्टेट में कयर उद्योग, कयर मतलब नारियल के रेशे से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसे कयर उद्योग कहते हैं। तो कयर बोर्ड जो है वो भी केरला में है। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स यानी कि हाथ से जो कपड़े उत्पाद किए जाते हैं, ये सब भी केरल का बहुत प्रसिद्ध उद्योग है। अदर क्रॉप्स और कोकोनट, टी, कॉफी, पेपर, cinnamon, cardamom एंड कैचूस। इट इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। साथ ही साथ और भी कई सारे कृषि उत्पाद के लिए केरल फेमस है पूरे दुनिया में, और इसे भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य होने का भी गौरव प्राप्त है। साथ ही देखिए यहाँ का कल्चर, पीपुल ऑफ केरला स्पीक मलयालम। केरल का भी अपना एक क्षेत्रीय भाषा है जिसे मलयालम कहते हैं, वहाँ पे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। द रिलीजन्स फॉलोड इन दिस रीजन आर हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। केरल में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है हिंदुइज्म के अलावा। देयर कल्चर इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम तमिलियंस एंड कोस्टल कर्नाटका। यहाँ का जो कल्चर है, रुक ही नहीं रहा सर, 14 सेकेंड बाद ये मोबाइल हिट हो गया है। ना रुकिए ना। डिवाइस इसके साथ ही केरल का जो त्योहार है वो विशु है, यहाँ का नववर्ष है, ईद उल फितर है, क्रिश्चियनिटीज है, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही साथ केरल में काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है, यहाँ लोग छुट्टियाँ अपना स्पेंड करने आते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, ये सब है। गॉड इज ऑन। नेक्स्ट देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट देखिए दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव। ये दोनों जो था पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज था, लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया है। दमन इज द कैपिटल ऑफ यूटीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए इस तरह से ये एक यूनियन टेरिटरीज है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये दमन एंड दीव जो है ये गुजरात और अरबियन सी के साथ इसका बॉर्डर लगता है। यह काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ लोग घूमने आते दूर दूर से। यहाँ पे पर्यटन का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पे मुख्य रूप से गुजराती, मराठी और इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है, ये बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद यहाँ का जो मुख्य फसल है वो है धान, ज्वार, रागी, कोकोनट, ये सब यहाँ की मुख्य। अब नेक्स्ट देखिए आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है समुद्र के बीचों बीच जो बड़ा सा जगह रहता है, स्टेट रहता है रहने का, उसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं। ये मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, यानी कि ऐसा जगह जो पूरे का पूरे जल से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं। तो भारत में कुछ आइसलैंड भी है, जिसमें से प्रमुख है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज 2 आइसलैंड ग्रुप सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। देखिए अंडमान और निकोबार जो है 2 अलग अलग द्वीप समूह है, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री एक वाटर फ्लो को, करंट को कहते हैं, जिससे अलग होता है। 572 आइसलैंड ऑफ व्हिच ओनली 38 आर इनहैबिटेटेड। देखिए यहाँ पे टोटल लगभग 572 द्वीपों का यह एक बड़ा समूह है। यह सिर्फ द्वीप नहीं है बल्कि द्वीप का समूह है, लेकिन सिर्फ 38 ऐसे द्वीप है जो कि इनहैबिटेड है, यानी कि वहाँ पे रहने लायक जगह जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे द्वीपों की संख्या सिर्फ 38 है। दे लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट में अवस्थित है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। यहाँ पे धान अच्छा उगाया जाता है, स्पाइसेस है, यहाँ से मसाले का भी उत्पाद होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द अरबियन सी। लक्षद्वीप जो है वह कहाँ है, अरबियन सी में अवस्थित है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूटीज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इट इज एंड आर्किपेलागो ऑफ 36 आइसलैंड ऑफ विच ओनली 10 आर इनहैबिटेड। इसमें से 36 द्वीप समूह है, जिसमें से कि लगभग 10 पे
जीवन है, वहाँ पे लोग रहते हैं। कवारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो कवारती है। मलयालम एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। मलयालम और इंग्लिश जो है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड का स्टडी किया। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जो आपको कीवर्ड्स लिखवाया गया उसकी सहायता से स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसका जो असाइनमेंट अपलोड किया जाएगा आप लोग उसको भी करने की कोशिश करेंगे।